कल्पना कीजिए, आप जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पर एक सीधी चट्टान पर लटके हैं। आपके हाथ फिसल रहे हैं और ऊपर खड़ा एक साइकोपैथ शिकारी आपकी रस्सी काटने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं 2026 की सबसे खतरनाक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म एपेक्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर, जहां एक रॉक क्लाइंबर की छोटी सी एडवेंचर ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खूनी जंग बन जाती है। इस फिल्म का एक एक सीन आपको अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं देगा। तो अगर आप भी थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों के दीवाने हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि यहां आपको मिलता है सिनेमा का असली रोमांच। फिल्म शुरू होती है एशली से, जो दुनिया की बेहतरीन रॉक क्लाइंबर्स में से एक है। एशली अपनी पुरानी यादों और एक पर्सनल ट्रॉमा से भागने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक और निर्जन पहाड़ियों द आउटबैक एपेक्स को अकेले फतह करने का फैसला करती है। वो पहाड़ों की ऊंचाइयों में शांति ढूंढ रही है, लेकिन फिल्म के पहले 15 मिनट में ही कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड स्कोर आपको बता देते हैं कि यह शांति नहीं, बल्कि कोई और चीज उसका इंतजार कर रही है। जब वो चढ़ाई शुरू करती है, तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं है, वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। जैसे जैसे एशले पहाड़ के बीचों बीच पहुंचती है, उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। ऊपर की चट्टानों पर खून के निशान और पुराने फटे हुए कैंपिंग गियर। यहाँ का माहौल तब और भी गंभीर हो जाता है जब उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। दूर एक ऊंची चोटी पर एक धुंधली आकृति उसे दूरबीन से देख रही है। यह है द हंटर है, एक ऐसा साइकोपैथ शिकारी जो इंसानों का शिकार करना एक खेल समझता है। एशले अभी जमीन से हजारों फीट ऊपर एक सीधी चट्टान पर लटकी है, जहां से ना वह तेजी से नीचे जा सकती है और ना ही ऊपर। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचता है जब शिकारी पहला वार करता है। एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके पानी के फ्लास्क को चीरते हुए निकल जाती है। अब एशले के पास ना पानी है, ना भागने का रास्ता, और दुश्मन उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। पार्ट 1 के अंत तक एशले को समझ आ जाता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कत्लेआम है। शिकारी ने उसकी रस्सियों को ऊपर से काटना शुरू कर दिया है। वह चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन उन वीरान पहाड़ियों में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक ऐसा जोखिम लेती है जो कोई भी समझदार क्लाइंबर कभी नहीं लेगा। वह बिना किसी सेफ्टी गियर के एक दूसरी खतरनाक चट्टान की तरफ छलांग लगाने की कोशिश करती है। क्या वह उस पार पहुंच पाएगी, या शिकारी का अगला वार उसका अंत कर देगा? कहानी के इस मोड़ पर एशले का मुकाबला सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि उस ऊंचाई और डर से भी है जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। निश्चित रूप से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एशले अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां एक तरफ मौत की खाई है और दूसरी तरफ एक बेरहम शिकारी। यह पार्ट 2 की स्क्रिप्ट है। पार्ट 2, मौत का खेल, द प्रेडेटर्स प्लेग्राउंड। वियोटोन, तेज धड़कन और घबराहट पैदा करने वाली आवाज। एशले की वह छलांग उसे एक संकरी गुफा के मुहाने पर ले आती है, लेकिन उसकी उंगलियां पत्थर से फिसल रही हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई उसे पुकार रही है। जैसे तैसे वह खुद को ऊपर खींचती है, लेकिन उसकी सांसें अभी थमी नहीं थी कि ऊपर से एक भारी पत्थर गिरता है। शिकारी उसे डरा नहीं रहा, वह उसे थका रहा है। शिकारी जानता है कि एक थका हुआ शिकार सबसे आसान होता है। एशले अपनी चोटों को अनदेखा कर उस गुफा के अंदर छिप जाती है, जहां उसे मिलता है एक पुराना वायरलेस रेडियो। वह उम्मीद की एक किरण के साथ उसमें सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, पर रेडियो से सिर्फ एक डरावनी हंसी और शिकारी की आवाज सुनाई देती है। शिकारी उसे एपेक्स कहता है, यानी वह शिकार जो सबसे ऊपर है, जिसे मारने में उसे सबसे ज्यादा आनंद आएगा। यहां हमें पता चलता है कि यह शिकारी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक पूर्व सैनिक है जिसे पहाड़ों की नस नस का पता है। रात का अंधेरा घेरने लगता है और तापमान तेजी से नीचे गिरता है। एशले के पास आग जलाने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि धुआं उसकी लोकेशन बता देगा। वो ठंड से कांप रही है, लेकिन तभी उसे गुफा के अंधेरे कोने में एक कंकाल मिलता है। ये शिकारी का पिछला शिकार था। उस कंकाल के पास उसे एक छोटी डायरी मिलती है,
जिससे खुलासा होता है कि शिकारी अकेले नहीं खेल रहा। पहाड़ के नीचे एक छोटा सा बेस कैंप है जहां से कोई उसे निर्देश दे रहा है। एशले को एहसास होता है कि ये पूरा पहाड़ एक हंटिंग ग्राउंड है और वो सिर्फ एक चूहा है जिसे बिल्ली के सामने छोड़ दिया गया है। अचानक गुफा के बाहर उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। शिकारी अब उसकी लोकेशन के एकदम करीब है। वो अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे गुफा के अंदर मारता है और एशले खुद को एक छोटी सी दरार में सिकोड़ लेती है। शिकारी की परछाई गुफा की दीवारों पर किसी राक्षस जैसी लग रही है। एशले एक बड़ा जुआ खेलती है। वो अपने पास मौजूद एकमात्र चाकू और क्लाइंबिंग हुक का इस्तेमाल करके एक जाल बुनती है। जैसे ही शिकारी अंदर कदम रखता है, वो एक बड़ा पत्थर गिराकर रास्ता बंद करने की कोशिश करती है। धमाका होता है, धूल उड़ती है और एशले बाहर की ओर भागती है। उसे लगता है कि उसने उसे फंसा लिया है, लेकिन तभी उसके पैर में एक लोहे का फंदा फंस जाता है। वो जोर से चीखती है और पीछे मुड़कर देखती है तो शिकारी धूल के गुबार से मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में एक धनुष है और निशाना सीधे एशले के सीने पर। अब एशले फंसी हुई है, उसका पैर जख्मी है और शिकारी उसके सामने खड़ा है। क्या वो इस जाल से निकल पाएगी या रात का यह सन्नाटा उसकी आखिरी चीख बन जाएगा? शिकारी एशले के सामने खड़ा है। उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में वो वहशीपन साफ दिख रहा है जो किसी दरिंदे में होता है। वो तुरंत उसे नहीं मारता, बल्कि उसके पैर में फंसे लोहे के फंदे की चेन को खींचता है। एशले दर्द से कराह उठती है। यहां शिकारी अपनी असलियत जाहिर करता है। वो एशले से कहता है कि उसने बहुत सालों से इतना काबिल शिकार नहीं देखा। वो उसे एक मौका देता है, एक गेम खेलने का मौका। वो उसे चाबी देता है जिससे वो अपना पैर मुक्त कर सके, लेकिन एक शर्त पर। अगले 1 घंटे तक वो उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन अगर 1 घंटे बाद उसने एशले को ढूंढ लिया तो मौत और भी दर्दनाक होगी। एशले जानते हुए भी कि ये एक सुसाइड मिशन है, चाबी लेती है और अपने जख्मी पैर के साथ घिसटते हुए उस ढलान की ओर बढ़ती है जहां से कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके पास अब सिर्फ अपनी हिम्मत और वो छोटी सी डायरी है जो उसने गुफा में पाई थी। जैसे जैसे एशले जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ती है, डायरी के पन्ने उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। ये शिकारी अकेला नहीं है, बल्कि एपेक्स नाम का एक सीक्रेट क्लब है जहां अमीर लोग इंसानों के शिकार पर दाम लगाते हैं। एशले को समझ आता है कि ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं जो उसकी हर हरकत को लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ रही, वो एक वीभत्स रियलिटी शो का हिस्सा बन चुकी है। उसका दर्द, उसकी बेबसी, सब कुछ किसी के मनोरंजन का जरिया है। गुस्से और बदले की आग उसे वो ताकत देती है जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। वो अपने घाव को एक गर्म पत्थर से दागती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। एक ऐसा सीन जो दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। वो अब शिकार नहीं रही, वो एक घायल शेरनी बन चुकी है। 1 घंटे का समय समाप्त हो जाता है। शिकारी का एक लंबा और डरावना हॉर्न पूरे पहाड़ पर गूंजता है, जो इस बात का संकेत है कि अब खूनी खेल फिर से शुरू हो चुका है। एशले भागने के बजाय रुक जाती है। वो समझ जाती है कि इस इलाके में वो शिकारी से तेज नहीं भाग सकती। वो मिट्टी और पत्तों से खुद को ढक लेती है और एक दलदल वाले इलाके के पास घात लगाकर बैठ जाती है। फल के साथ झाड़ियों को चीरते हुए आता है। उसे यकीन है कि एशले आगे निकल गई होगी, लेकिन जैसे ही वह उस दलदल के किनारे पहुंचता है, एशले अंधेरे से एक साए की तरह निकलती है और अपने क्लाइंबिंग हुक से उसके कंधे पर वार करती है। पहली बार शिकारी के मुंह से चीख निकलती है। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और पहाड़ी की एक खतरनाक ढलान से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गहरी धुंध है और नुकीले पत्थर। क्या दोनों बच पाएंगे, या एशले का ये आखिरी दांव दोनों की कब्र खोद देगा? ढलान से गिरने के बाद जब एशले की आंखें खुलती हैं तो उसके चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा है। वो एक पेड़ की टहनियों में फंसी हुई है जिसने शायद उसकी जान बचा ली, लेकिन उसका कंधा उतर चुका है। वो अपनी चीख को दबाते हुए पत्थर की मदद से
अपने कंधे को वापस सेट करती है। एक ऐसा मंजर जो उसकी लोहे जैसी इच्छा शक्ति को दिखाता है। कुछ दूरी पर उसे शिकारी की राइफल टूटी हुई मिलती है, लेकिन शिकारी गायब है। अब जंगल में सन्नाटा और भी डरावना हो गया है, क्योंकि अब शिकारी घायल है, और एक घायल शिकारी और भी ज्यादा खतरनाक होता है। एशले को अब समझ आ जाता है कि रक्षात्मक होने से काम नहीं चलेगा, उसे अब आक्रामक होना होगा। वो शिकारी के ही छोड़े हुए गियर और टूटे हुए तीर कमान को इकट्ठा करती है और उन पहाड़ों के पत्थरों से जहरीले लेप तैयार करती है, जिसका जिक्र उसने डायरी में पढ़ा था। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए शिकारी की आवाज गूंजती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं, बल्कि पागलपन है। वो एशले को झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। शिकारी अब अपनी तकनीक बदल देता है। वह एशले के मनोवैज्ञानिक डर के साथ खेलने लगता है। वह एशले के परिवार और उसके अतीत के बारे में चिल्ला चिल्लाकर ऐसी बातें कहता है जो सिर्फ वही जान सकता था। एशले को एहसास होता है कि एपेक्स क्लब के पास उसका पूरा डेटा है। वह टूट सकती थी, लेकिन वह इस डर को अपनी ताकत बना लेती है। वह जंगल के बीचों बीच एक नकली कैंप फायर जलाती है और खुद ऊपर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर छिप जाती है। जैसे ही शिकारी उस आग के पास पहुंचता है, उसे वहां कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक खाली जैकेट मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि अब शिकार शिकारी बन चुका है। एशले पेड़ के ऊपर से एक सोची समझी छलांग लगाती है। वह अपने क्लाइंबिंग रोप का फंदा बनाकर शिकारी के गले में डाल देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। शिकारी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन एशले अपनी फुर्ती और पहाड़ों के ज्ञान का। संघर्ष के दौरान एशले शिकारी का नकाब खींच लेती है और उसके पीछे का चेहरा देखकर दंग रह जाती है। यह कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक जाना माना शख्स है जो सालों पहले एक माउंटेन रेस्क्यू मिशन के दौरान लापता हो गया था। इस खुलासे के साथ ही शिकारी एक धुआं छोड़ने वाला बम फेंकता है और अंधेरे का फायदा उठाकर फिर से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार वह एशले का रेडियो अपने साथ ले जाता है। अब एशले के पास न कोई हथियार है और न ही दिशा का ज्ञान, जबकि ऊपर से ड्रोन कैमरे अभी भी उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या एशले इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? रात की स्याही अब धीरे धीरे छंट रही है और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को चूमने लगी है। एशले लहूलुहान है, थकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं, बल्कि खत्म कर देने का जुनून है। वो जानती है कि शिकारी का बेस कैंप पास ही है और वहीं से वो ड्रोन नियंत्रित हो रहे हैं जो उसकी जिंदगी को एक तमाशा बना रहे हैं। वो भागने के बजाय सीधे उस कैंप की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसे वो ड्रोन मिलता है जो उसे ट्रैक कर रहा था। वो उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ ले लेती है। उसे पता है कि एपेक्स क्लब के वो रईस दर्शक कभी भी उसे देख रहे हैं। वो कैमरे के लेंस में सीधे देखते हुए एक ही बात कहती है, अब खेल के नियम मैं तय करूंगी। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि उस सिस्टम को चुनौती थी जो इंसानियत को कुचल रहा था। आखिरी मुकाबला उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर यानी एपेक्स पर होता है। शिकारी वहां एशले का इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में अब एक पुरानी कुल्हाड़ी है। वो एशले पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच एक ऐसा संघर्ष होता है जहां तकनीक हार जाती है और केवल जीने की जिजीविशा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बचती है। एशले अपने क्लाइंबिंग हुक को शिकारी के पैर में फंसाकर उसे चट्टान के किनारे की ओर खींचती है। शिकारी किनारे पर लटका है, वही जगह जहां से उसने एशले को गिराने की कोशिश की थी। एशले उसके पास जाती है। शिकारी मदद की भीख मांगता है, लेकिन एशले को वो कंकाल याद आता है जो उसे गुफा में मिला था। वो उसे मारती नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद वो डेटा डिस्क और ट्रांसमीटर छीन लेती है जिसमें पूरे एपेक्स क्लब के सदस्यों के नाम और उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। वो शिकारी को वहीं कानून के हवाले करने के लिए छोड़ देती है और उस सिग्नल को पूरी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्ट कर देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। एशले उस चोटी पर खड़ी है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो जीत गई है, लेकिन वो अब वो एशले नहीं रही जो पहाड़ों में शांति ढूंढने आई थी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है।
बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है कि एपेक्स क्लब के बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। कहानी खत्म होती है एशले के उस आखिरी लुक के साथ, जहां वो अपनी रस्सी खोलती है और नीचे की ओर नहीं, बल्कि क्षितिज की ओर देखती है। उसने न केवल एक शिकारी को हराया, बल्कि अपने अंदर के उस डर को भी खत्म कर दिया जो उसे सालों से सता रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें पहाड़ जितनी ऊंची क्यों ना हो, अगर आपके इरादे चट्टान जैसे हैं, तो आप किसी भी एपेक्स को फतह कर सकते हैं।